बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वेक्टर्स। अभी हमने लास्ट चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है। एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती हैं और एक वेक्टर होती है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्टेंस हुआ या टेम्परेचर हुआ या एनर्जी हुई या प्रेशर हुई। तो जैसे ही हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में बात करेंगे या केल्विन में बात करेंगे तो बोलेंगे 1 2 3 500, जो भी है एक नंबर के साथ 250 केल्विन या सेंटीग्रेड आप यूज करेंगे तो एक नंबर से आप इसको रिप्रेजेंट कर दे सकते हैं। तो इसको एक नंबर यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट वाइल जो वेक्टर्स क्वांटिटी होती हैं वो क्या होता है, दे नीड डायरेक्शन अलोंग विद द मैग्नीट्यूड टू डिफाइन दीज फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि हमें वी नीड डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी यूज करना पड़ता है सो दैट वी कैन डिफाइन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। और ये फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जैसे कि एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गई, वेलोसिटी हो गई, मोमेंटम, टॉर्क एंड एटसेट्रा। और भी अदर क्वांटिटीज होती हैं जो वेक्टर्स में आती हैं। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए कंडीशन है कि उसके पास डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो। और एक थर्ड कंडीशन है कि इट शुड ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। यानी कि हम वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जैसे रूल बताएंगे, उसको फॉलो करना चाहिए वो क्वांटिटी, तभी वो क्वालिफाई होती है टू बी अ वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फोर्स की, तो लेट से एक ब्लॉक है और वहां पर एक F1 फोर्स लगाई जा रही है। तो हमें पता है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है। आप देखो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें इसकी डायरेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। लेट से इस ब्लॉक पर आप एक फोर्स लगा रहे हैं F1 टुवर्ड्स राइट, राइट साइड में आप एक फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप इसमें F2 फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो इसका इफेक्ट ब्लॉक पर डिफरेंट होगा। उसके वर्सेस अगर F2 को आप टुवर्ड्स राइट लगाएं, यानी कि आप F1 के साथ में ही पैरेलली उसको F2 को लगाएं तो इसका इफेक्ट अलग होगा। देखो अगर आप इधर से लेफ्ट से राइट फोर्स लगा रहे हैं और कोई फोर्स राइट से लेफ्ट की तरफ हो सकता है ये ब्लॉक मूव ही ना करे अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए। वाइल अगर ये फोर्स नहीं है, आप F2 को कुछ इस तरह से लगा रहे हैं बिल्कुल F1 की डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक डेफिनेटली राइट में मूव करेगा। तो आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं सेम F2, बट सिर्फ आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है ब्लॉक पर वो दोनों सिचुएशन में डिफरेंट होएगा। तो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ डायरेक्शन। यानी कि अगर एक डायरेक्शन में कुछ और इम्पैक्ट आ रहा है और दूसरी डायरेक्शन में कुछ और इम्पैक्ट आ रहा है तो इससे रिजल्ट चेंज हो रहा है। यानी कि हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको F2 कौन सी डायरेक्शन में लगानी है, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में इसका डिफरेंट इम्पैक्ट आने वाला है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर्स को जनरली हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो में जिसमें एक टेल होती है और एक हेड होता है। अब इसमें दो चीज आप देख सकते हो, एक होता है डायरेक्शन। वेक्टर में दो चीज होती हैं, एक होता है डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड। जो आपका डायरेक्शन है वो डिफाइन करेगा द डायरेक्शन ऑफ एरो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरो। जो भी डायरेक्शन एरो है वही आपके वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और मैग्नीट्यूड जो डिफाइन करने वाला है, दिस विल बी डिफाइंड बाय द लेंथ ऑफ एरो। लेंथ ऑफ एरो यानी कि अगर आपका कोई भी वेक्टर इस तरह से हुआ तो आप देखेंगे कि ये दोनों डायरेक्शन तो पैरेलल है बिल्कुल, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड छोटा है और इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है और इसकी लेंथ छोटी है। तो आपका लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड है। एग्जैक्टली हम उतना नहीं बनाते, लेट से 5 यूनिट्स है तो हम इसका एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि 5 यूनिट्स को हमने इतना बनाया तो 10 यूनिट्स इससे डबल होगा, 10 यूनिट्स ये हो जाएगा।
तो ये प्रोपोर्शनल होता है आपका किससे, मैग्नीट्यूड से, यानी कि लेंथ ऑफ एरो विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ एरो विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरो। ओके। दूसरा आता है कि वेक्टर का हम नोटेशन कैसे करेंगे। अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका नोटेशन होता है कि अगर इफ इट इज दिस क्वांटिटी इज ए वेक्टर, आप इसको ए वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए हम उसके ऊपर बार लगाते हैं या फिर एरो लगाते हैं या फिर उसको बोल्ड में लिखते हैं। या आप देखेंगे इसको हम बार बोलेंगे, ऊपर बार रहेगा या फिर एरो रहेगा, और या फिर बोल्ड में आप लिखेंगे इसको। अच्छा, जनरली बच्चे देखते हैं कि अगर डायरेक्शन ये है तो एरो इस साइड आएगा। जी नहीं, आपका डायरेक्शन ये भी है। लेट्स से अगर आपका दिस इज अ पी वेक्टर, तो पी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका एरो टुवर्ड्स राइट ही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास वेक्टर होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स की। दो वेक्टर्स की अगर डायरेक्शन सेम होती है, यानी कि ये आपके पास एक वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया, इफ दे आर अलाइंड विद द सेम लाइन, तो उनको क्या बोला जाता है, पैरेलल वेक्टर्स बोला जाता है। एंटी पैरेलल आप नाम से ही समझ गए होंगे। एंटी पैरेलल में क्या होगा कि इनकी डायरेक्शन बस अपोजिट होगी। इस डायरेक्शन के अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दें तो एंटी पैरेलल बन जाता है। हाँ, इक्वल वेक्टर्स कैसे बोलते हैं हम, ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। अब ये इक्वल होने के लिए आपको दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए, यानी कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, और डायरेक्शन, डायरेक्शन में वो पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। इसके बाद आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि दो वेक्टर, अगर आपके पास एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह से, तो दो वेक्टर्स के एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी कि लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो उनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड इज वन, मैग्नीट्यूड इज यूनिट, यूनिटी और इक्वल्स टू वन। अगर और इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, यानी कि हम इसके एरो या बार नहीं यूज करते, हैट यूज करते हैं। इसको बोलते हैं ए हैट, ए हैट, हैट यूज करते हैं। जब भी हमें हैट दिखता है इट मींस इसका मैग्नीट्यूड वन होता है। ए हैट लिखने का मतलब है मैग्नीट्यूड वन। अगर हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हैट लगाएंगे, और कहीं भी हैट लगा हुआ कोई भी वेक्टर है तो बाय डिफॉल्ट यू कैन अंडरस्टूड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी वन। इसके बाद आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, मैग्नीट्यूड जीरो होता है, और मैग्नीट्यूड जीरो होने की वजह से कुछ रैंडम डायरेक्शन होती है, आर्बिट्री डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन को आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि आप गूगल मैप्स पर देखेंगे कि आपकी लोकेशन एक पॉइंट डिफाइन करता है, बट पॉइंट आपका ये क्या है, ये नल वेक्टर है, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, एक जस्ट पॉइंट है। तो इसका आप डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, आप कोई भी रैंडम डायरेक्शन इसकी बोल सकते हैं। ये बोला जाता है नल वेक्टर। इसके बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर है कि लेट से आपको एक प्लेन दिया हुआ है, अगर वो दो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यानी कि लेट से ए वेक्टर इज लाइक दिस एंड बी वेक्टर इज लाइक दिस, अगर आपके दो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर ये हमें रोटेशन में काम आते हैं। जैसे कि सपोज करो आपकी कोई भी बॉडी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी या फिर टॉर्क की डायरेक्शन है वो एक्सिस के अलोंग आती है। टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा या अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एक्सिस के अलोंग आते हैं। इनको हम लेटर सेक्शंस में स्टडी करेंगे। दीज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। इसके बाद आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में हम क्या करते हैं कि कोई भी वेक्टर है,
कोई भी वेक्टर है अगर उसकी टेल, यानी कि अगर टेल उसकी ओरिजिन है और उसका हेड कहीं पर है, दिस पॉइंट, ये इसको हम पोजीशन वेक्टर करेंगे इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। अगर ये कोई भी वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको, इसके जो हेड है उसको हम बोलेंगे दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस लोकेशन। लेट्स से दिस इज सम x कॉमा वाई। तो ये वेक्टर क्या होगा, ये x कॉमा वाई को की पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो दिस वेक्टर कनेक्टिंग x कॉमा वाई फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, एंड इसका टेल होगा ओरिजिन पर और हेड होगा x कॉमा वाई पर। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर ये वेक्टर है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एक्स वाई पर एंड हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज अ पोजीशन वेक्टर विच इज डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ एक्स कोमा वाई इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है? फ्री वेक्टर का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। द फिक्स्ड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी फिक्स होता है उसका, मैग्नीट्यूड भी फिक्स होता है, बट इसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट डिफाइंड। इस इट मींस आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट अगर डिफाइन नहीं है तो आप इस वेक्टर को, कोई भी वेक्टर है आप उसका, अगर ये वेक्टर है इसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन नहीं है, इसका विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं, साइड में भी ले जा सकते हैं, आप इसको रोटेट नहीं कर सकते। आप इसको रोटेट नहीं करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके पास कोई इस तरह से वेक्टर है तो आप उसको इस तरह से भी ला सकते हैं, इस तरह से भी ला सकते हैं। यू आर नॉट रोटेटिंग द वेक्टर, और आगे भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। आप उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेंगे और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स होता है, डायरेक्शन इज ऑल्सो फिक्स्ड एंड मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो फिक्स्ड। दोनों फिक्स होते हैं, बट स्टार्टिंग पॉइंट यू कैन हैव वेरियस स्टार्टिंग पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड फ्री। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर आपको दो वेक्टर गिवन है, लेट्स से दिस इज ए p vector, this is given as p vector, and another is like this q vector। ये आपका कुछ q vector है। ये इन दोनों के बीच में हम एंगल कैसे निकालें? तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, वी जॉइन दी टेल ऑफ टू वेक्टर्स, टेल ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स की हम टेल को ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद, आप ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, आप इनको मूव करेंगे और दोनों की टेल को एक जगह रख देंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, एक एंगल ये होगा कुछ इस तरह से, और एक एंगल आप देखेंगे दिस वुड बी वन ऑफ दैट। जो भी स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल will be called as angle between, is called angle between, smaller angle will be called as angle between two vectors, angle between two vectors। यानी कि हम स्मॉलर एंगल को ही कंसीडर करेंगे। ये आपका एक वेक्टर है P और Q। तो आपका ये वेक्टर कहीं भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, आपका ये वेक्टर कहीं पे भी हो सकता था। तो हम इसको निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप विल बी, विल जॉइन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर। अदरवाइज हम डिफाइन नहीं करेंगे। अगर ये वेक्टर कुछ इस तरह से रखा हुआ है तो यू कैन सी कि यहाँ पर टेल और हेड जॉइन है, तो यहाँ पर कोई भी वेक्टर, ये कोई तरीका नहीं होगा, ये वेक्टर निकालने का कोई भी तरीका नहीं होगा। अगर कोई आपको दे दे कि 120 डिग्री इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, सो फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उसके लिए दिस वुड नॉट बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये एंगल नहीं होगा। आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप विल बी टेक दिस वेक्टर, टेक दिस टेल, यू हैव टू जॉइन द टेल ऑफ टू वेक्टर्स। आप दोनों की टेल जॉइन कर देंगे और फिर देखेंगे स्मॉलर एंगल कौन सा है, एक लार्जर एंगल बनेगा, स्मॉलर एंगल बनेगा। तो स्मॉलर एंगल विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, लेट्स से दिस इज थीटा, सो थीटा विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंसीडर करें कि आपको एक वेक्टर दे रखा है और
दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह से है। दोनों के बीच में आप एंगल अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से दिस एंगल इज 110 डिग्री। So we need to find the angle between these two vectors. Let's say this is A vector and this is V vector. एंगल ए और बी के निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहां पर एक का हेड और एक का टेल ज्वाइन है। तो आप दोनों की टेल ज्वाइन कराने के लिए आप क्या करेंगे, इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देंगे। आगे शिफ्ट किया आपने, ये वेक्टर यहां पर पहुंच गया। नाउ दिस इज ए वेक्टर। ए वेक्टर को आपने डिस्प्लेस कर दिया। ए वेक्टर को डिस्प्लेस करने के बाद now you have tail of both vectors at one position, then we will find the angle। आप अगर ये देखेंगे you will find this will be 70 degree। answer will be angle between a vector and b vector। a vector and b vector का आंसर होगा 70 डिग्री, नॉट 110 डिग्री। बच्चों ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि दोनों की टेल एक लोकेशन पे होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन डिफाइन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और एक ट्रिक ये है कि अगर आपको हेड और टेल दोनों ऐसे जॉइन दिख रहे हैं तो आप उसमें इंटीरियर एंगल ना लें, आप इस लाइन को ऐसे जॉइन करा के एक्सटीरियर एंगल ले लेते हैं। तो आपका एंगल बिटवीन, आप अगर हेड और टेल जॉइन है तो आप उसमें क्या देखिए, आप इसमें इसको आगे एक्सटेंड करा के ये एक्सटीरियर एंगल देख लो। तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। वेक्टर अलजेब्रा स्टडी करते हुए सबसे पहले हम वेक्टर्स पर ऑपरेशंस करेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन होगा हमारा एडिशन। वेक्टर ऑपरेशंस और एडिशन डिफरेंट वे में होता है। तो यहां से हमारा देखेंगे ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ इज द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। वी आर एडिंग टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हम ट्राइंगल लॉ यूज करते हैं। और ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ ये बोलता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, लेट्स से ए वेक्टर, दिस इज योर ए वेक्टर और दिस इज योर बी वेक्टर। आपका ये बी वेक्टर हो गया। तो आपके पास ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और दोनों के बीच में ये जो एंगल है दैट इज दिस एंगल इज थीटा। अब आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को ज्वाइन करना है। उस ज्वाइन करने के लिए आप क्या स्टेप फॉलो करेंगे, आप इस बी वेक्टर को हेड टू टेल फैशन में ज्वाइन करेंगे। यहां पर तो आप देखेंगे टेल ऑफ बी एंड टेल ऑफ ए दोनों ज्वाइन है। यू विल शिफ्ट लाइक दैट यू विल ज्वाइन हेड ऑफ ए, यानी कि बी को आप शिफ्ट करके यहां पर ले जाएंगे और ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा। ये आपका वी वेक्टर हो जाएगा। बी को आपने पैरेलली शिफ्ट किया है, बिल्कुल आपने पैरेलल उठा के इधर शिफ्ट कर दिया। तो यू विल नॉट रोटेट, यू विल नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो आप देखेंगे, देखो एंगल निकालने के लिए हमने दोनों को टेल से टेल को ज्वाइन किया था, लेकिन ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हेड से टेल को ज्वाइन करना होगा। यू विल शिफ्ट सच दैट द टेल ऑफ बी कनेक्ट्स विद द हेड ऑफ ए। इस तरह से आप ज्वाइन कर लेंगे। तो क्या होगा, यहां पर एक साइड ये बन जाएगी, एक साइड ये बन जाएगी। अब इन दोनों साइड्स को, यानी कि टेल ऑफ ए को हेड ऑफ बी से अगर कनेक्ट करेंगे तो यू विल गेट ट्राइंगल। तो यहां बोलते हैं कि दिस थर्ड साइड विल बी द रिजल्टेंट और एडिशन ऑफ ए प्लस बी। यानी कि अगर इसको मैं सी वेक्टर बोलता हूं, तो आप देख रहे हैं सी का टेल कहां से स्टार्ट हुआ है, द टेल ऑफ ए, और सी का हेड कहां गया है, हेड ऑफ बी पर। सो दिस इज कॉल्ड सी वेक्टर। सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम फैशन में है, यानी कि आप ये देखेंगे सेम फैशन में जा रहे हैं। अगर ये सी वेक्टर इस डायरेक्शन में होता तो तीनों सेम फैशन में हो जाते हैं, लेकिन सी देख रहे हो ऑपोजिट फैशन में है। तो इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द sides of two triangle, sorry, if two vectors represent the side of a triangle, then third side which is in opposite fashion will represent the resultant of or sum of two other sides। यानी कि दूसरा एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, लेट से आपको इस तरह से कोई ट्राइंगल दिया गया है, इस तरह से ट्राइंगल दिया गया है, आपको एक वेक्टर ऐसे बोला गया है, लेट से दिस इज पी वेक्टर, दिस इज दी पी वेक्टर एंड दिस इज क्यू वेक्टर। लेट से दिस इज क्यू वेक्टर, और आपका आर वेक्टर कुछ इस तरह से आ जाता है, दिस इज योर आर वेक्टर।
अब हमें कमेंट करना होगा कि कौन सा वेक्टर किसका सम है। तो यहां पर ये देखेंगे क्यू वेक्टर और पी वेक्टर यानी कि हेड टू टेल फैशन में ज्वाइन हुए हैं। तो यानी कि क्यू वेक्टर और पी वेक्टर दोनों सेम फैशन में है, लेकिन आर वेक्टर ऑपोजिट फैशन में है। आप देखो हेड हेड ज्वाइन है, यहां पर दिस इज हेड टू टेल एंड दिस इज अगेन टेल टू हेड। तो यहां पर ये क्यू खत्म हुआ, यहां से पी स्टार्ट हो गया, यानी कि ये कंटिन्यूएशन में है दोनों। लेकिन आर देख रहे हैं, आर अपोजिट फैशन में आ रहा है। तो जो भी ऑपोजिट फैशन में होगा वो क्या होगा, वो दोनों दूसरे वेक्टर्स का सम होगा। यानी कि यहां पर आप लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं। आप अदर ट्राइंगल और भी बना के देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपने ट्राइंगल बनाएंगे। लेट से आपने कुछ इस तरह से ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल भी बना सकते। लेट से ओके, लेट से दिस इज एम वेक्टर एंड दिस इज एन वेक्टर, दिस इज एन वेक्टर, दिस इज एम वेक्टर, और आपका ये पी वेक्टर हो जाता है। दिस इज पी वेक्टर। तो आप देखेंगे एम वेक्टर, एन वेक्टर और ये एन वेक्टर। तो आप इसमें बच्चों 1 मिनट वीडियो को पॉज करो, आप निकालो इनका रिलेशन क्या होगा। आप इसमें से सेलेक्ट करो कौन सा रिलेशन करेक्ट है। पी वेक्टर इज इक्वल्स टू एम प्लस एन। सेकेंड रिलेशन है एम वेक्टर इक्वल्स टू पी प्लस एन। थर्ड रिलेशन है आपका एन वेक्टर इक्वल्स टू पी प्लस एम वेक्टर। तो इसमें से आप सेलेक्ट करो कौन सा इसका रिलेशन ठीक। तो ये चेक करने के लिए आप देखेंगे, क्या देखेंगे, आप देखेंगे सेम फैशन में कौन सा है। ये देखो हेड टू टेल कौन कौन ज्वाइन है, यहाँ हेड है एम का और टेल है पी का। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोनों का हेड आ रहा है, यहाँ पर दोनों का टेल आ रहा है। तो आपको हेड टू टेल फैशन में देखना है। द हेड ऑफ एम इज कनेक्टेड टू टेल ऑफ पी, यानी कि एम और पी सेम फैशन में है और एन ऑपोजिट फैशन में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन वेक्टर इज सम ऑफ पी वेक्टर एंड एम वेक्टर। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये ग्राफिकल मेथड ऑफ ट्राइंगल लॉ समझ में आ गया होगा फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये नीट 2010 में पूछा गया है। यहाँ पर 6 वेक्टर्स आर गिवन दैट ए वेक्टर थ्रू एफ वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, एफ वेक्टर, देन ई वेक्टर एंड डी। आपको बताना है हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो बच्चों आप ये देखेंगे कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कि आप देखेंगे बी वेक्टर ये हो गया और सी वेक्टर को आप यहां लाएं तो दोनों का सम ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से कोई वेक्टर यहां पर दिख नहीं रहा है हमें। बी वेक्टर पहला स्टेटमेंट अगर देखेंगे बी वेक्टर इज दिस एंड सी वेक्टर इज दिस, आप फिगर में देख सकते हैं। तो इनका सम ऐसा होना चाहिए और इस टाइप का, इस डायरेक्शन का कोई भी हमें वेक्टर नहीं दिख रहा है। एफ वेक्टर है बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे डी प्लस सी इक्वल टू एफ वेक्टर। आप देखो डी वेक्टर है ये और सी वेक्टर है ये, तो आप देखेंगे ये वेक्टर इस तरह से हो जाएगा। तो डी वेक्टर और सी वेक्टर कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। दिस इज डी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर, इनका सम ऐसा आना चाहिए, लेकिन अपना एफ वेक्टर तो कुछ ऐसा है। तो ये स्टेटमेंट भी कोई भी वैलिड नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, आप देखेंगे दिस इज डी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर, और आप देखेंगे ई वेक्टर, ये ई वेक्टर हो गया। इन दोनों का सम ये आएगा एफ वेक्टर, और एफ वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, इसके पैरेलल दिख रहा है। तो दिस इज द करेक्ट रिलेशन। तो ये करेक्ट रिलेशन है। हम डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं सारे। बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, आपको ये बी दिख रहा है और ये ई दिख रहा है, यानी कि बी के अगर हम यहाँ पर हेड पर ई की टेल ज्वाइन कर दें तो ये कुछ इस तरह से होगा और इन दोनों का सम कुछ इस तरह से होगा। तो आप देखेंगे इट इज नॉट कमिंग एफ वेक्टर। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों अभी हमने ग्राफिकल मेथड देखा ट्राइंगल ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। अभी हम इसका एनालिटिकल मेथड देखेंगे, यानी कि अभी हमने जो सी वेक्टर निकाला है इसको रिजल्टेंट वेक्टर भी कई बार बोल देते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड दिस इज योर बी वेक्टर एंड दिस इज योर ए वेक्टर। और ये जो एंगल था थीटा, यहाँ पर जो थीटा था आप इसको एक्सटेंड करके आप यहाँ पर ले सकते हैं, दिस इज थीटा।
तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ए के रिस्पेक्ट में ये एंगल निकालना है, यानी कि रिजल्टेंट जो वेक्टर आया है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि लेंथ लेंथ ऑफ दिस एरो निकालना। मैग्नीट्यूड को ऐसे एरो से, यानी कि जैसे आप एब्सोल्यूट वैल्यू मैथ्स में निकालते हो, तो उस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये लेंथ निकालना है। इसको निकालने के लिए हम एक छोटा सा मैनिपुलेशन करेंगे। छोटे से मैनिपुलेशन में आप यूज करेंगे, लाइक यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो आप ये लेंथ, ये अगर लेंथ आपकी बी है, ये बी है, तो आप यहां पर ये देखेंगे कि ये अगर ट्राइंगल लॉ से आप देखेंगे, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एच कॉस थीटा। एच कॉस थीटा किसके बराबर होगा? बेस के। यानी कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ को अगर मैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेस आ जाता है। बेस यानी कि ये आ जाता है। अब यहां पर देखेंगे हाइपोटेन्यूज की जगह क्या है? बी वेक्टर है। बी वेक्टर का लेंथ कितना होगा? बी वेक्टर का लेंथ हम मैग्नीट्यूड क्या ले रहे हैं? यहां पर बी ले रहे हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ हम ए ले रहे हैं। अगर हम सिंपल ए लिखते हैं तो ये ए मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। अगर इसके ऊपर एरो लगा देते हैं तो ये पूरा वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड। ओके, सो वी आर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द आर मैग्नीट्यूड। आर मैग्नीट्यूड के यानी कि ये लेंथ निकाल सकते हैं। तो अगर ये लेंथ निकाल लें और ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो हमें ये टोटल ट्राइंगल राइट एंगल मिल जाएगा। और राइट एंगल निकालते ही हमें पाइथागोरस थ्योरम ध्यान में आती है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें एक तो ये चाहिए और ये पूरी लेंथ चाहिए। तो हमने बेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं जिसकी लेंथ है बी कॉस थीटा। तो आप देखेंगे इस टोटल की लेंथ कितनी होगी? ए लेंथ, यानी कि इस पॉइंट तक अप टू दिस पॉइंट इज ए एंड अप टू दिस पॉइंट इज बी। सो द होल लेंथ विल बी ए प्लस बी कॉस थीटा। ये पूरी लेंथ हो जाएगी। और परपेंडिकुलर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कैसे रिलेट करता है? साइन थीटा इज पी बाई एच। अगर एच को मल्टीप्लाई करें साइन थीटा से, यानी कि एच साइन थीटा, एच साइन थीटा आपको बहुत इजीली परपेंडिकुलर देगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? दिस इज बी साइन थीटा, इजी। अब अपने पास इसकी लेंथ आ गई है और इसकी लेंथ आ गई है, अब ये लेंथ निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस आप लिख भी सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट, लेट्स, मैं इसको नाम दे देता हूं, दिस इज पी and this is Q and this is R. So we can say that PR square equals to PQ whole square plus QR whole square. इस तरह से हम नाम दे सकते हैं। तो PR को आप क्या लिखेंगे? PR is R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि ये जो लेंथ है वो R मैग्नीट्यूड है। PQ, PQ क्या है? दिस लेंथ इज गिवन एज A प्लस बी कॉस थीटा। ओके, और इसका स्क्वायर करेंगे। क्यू आर को आप लिखेंगे बी साइन थीटा, और इसका भी आप स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करने के बाद जब इसको आप ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको ये मिलेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। और सेकेंड ब्रैकेट यानी कि इस ब्रैकेट को जब स्क्वायर करेंगे तो आपको टर्म मिलने वाला है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे दोनों टर्म यहाँ पर साइन और कॉस के साथ है, दोनों को क्लब करेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट आने वाला है, दैट यू विल गेट आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ए यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं किया। ए लेंथ का हमने स्क्वायर किया है, यहां पर हमने बी लेंथ का स्क्वायर किया है। अगर कॉस थीटा साइन थीटा को आप ऐसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि ये दोनों मिलके आपको बी स्क्वायर दे देंगे, प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहां पर थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोनों के बीच में अगर हमें एंगल पता है तो हम दोनों का रिजल्टेंट बहुत इजी निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर आर की एग्जैक्ट आपको आर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इसका आप रूट कर देंगे तो आपको आर का मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट मिल जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है बच्चों, हमने आर की डायरेक्शन निकालनी। तो आप इस फिगर में देखेंगे आर की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ए वेक्टर से कुछ एंगल डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। आप इस ट्राइंगल में देखेंगे तो हम इजीली इस अल्फा को निकाल सकते हैं, यानी कि टेन अल्फा इज गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है बी साइन थीटा और बेस की वैल्यू है ए प्लस बी कॉस थीटा। ये बेस की वैल्यू है, आप देखेंगे ये बेस हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू पी बाई वी विच इज वी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरह से आप टेन अल्फा को निकाल सकते हैं। तो यू कैन राइट दैट टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा ओवर a plus b cos theta. So you can get alpha equals to tan inverse. आप इस तरह से लिख सकते हैं b sin theta over a plus b cos theta, where alpha is angle between a vector and the resultant vector. The result. तो ये बोल सकते हैं कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है और आर वेक्टर जो भी है वो एंगल ए से वेक्टर ए से इतना एंगल बना रहा है। तो एक तो अपने को डायरेक्शन का आइडिया लगेगा और दूसरा हम मैग्नीट्यूड इसका निकाल चुके हैं। तो इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भी एनालिटिकल मेथड से आता है। फॉर एग्जाम्पल इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 1988 में क्वेश्चन पूछा गया है, नीट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। नीट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी सी आर 3 4 5 रेस्पेक्टिवली, और आपको एक रिलेशन दे रखा है ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। यानी कि आप एक रिलेशन के थ्रू आप जा सकते हैं ए प्लस बी वैक्टर इक्वल्स टू सी, यानी कि सी इज द रिजल्टेंट और ए एंड बी, ये बात कर सकते हैं। और ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, ए मैग्नीट्यूड इज 3, बी मैग्नीट्यूड इज 4 एंड सी मैग्नीट्यूड इज 5। तो इसको निकालने का क्या तरीका होगा? मैग्नीट्यूड का जब भी रिलेशन आए या पूछा जाए तो आप सीधे रिजल्टेंट फैक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यू विल यूज दैट सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये यूज करेंगे। सी स्क्वायर इज 25, a square is 9 and b square is 16 plus 2ab cos theta, हम ये यूज करेंगे। आप ये देखेंगे ये 25 आएगा, ये 25 इक्वल्स टू 25 प्लस समथिंग ab cos थीटा। ab cos थीटा की वैल्यू मैं नहीं डाल रहा हूं, आप देखेंगे ab cos थीटा यहां पर माइनस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब ये वैल्यू जीरो होने का एक ही रीजन है कि cos थीटा जीरो हो। cos थीटा अगर जीरो है तो आप थीटा को बोल सकते हैं 90 डिग्री और यू कैन कॉल इट एज पाई बाई 2। तो आप इजीली देख सकते हैं इसका आंसर पाई बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है ए प्लस बी का होल का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। तो ये सिंपली आपको कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट्स से ए प्लस बी वैक्टर इक्वल्स टू सी वैक्टर, ये हम बोल सकते हैं। सो इसमें दिया हुआ है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। यानी कि आप लिख सकते हैं इसको
सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये देख सकते हैं। तो यहां पर एंगल बताना है, तो इसके लिए अगेन यू विल यूज द फॉर्मूला। यहां पर आप देख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बेसिकली फॉर्मूला कहां से आया, यहां से आया, यहां से हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। और इस रिलेशन को आप अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अगर इफ यू स्क्वायर दिस रिलेशन आप इसमें करते हैं और दोनों को इक्वेट कर दें, आप दोनों रिलेशन को सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर को दिस इक्वल्स टू दिस होगा, एलएचएस इक्वल्स टू एलएचएस, अगर इक्वेशन के दोनों के इक्वल हैं तो आरएचएस भी इक्वल होगा। और आप देखेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगी। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्राइंगल लॉ स्टडी करने के बाद हम आते हैं पैरेललोग्राम लॉ पर, यानी कि दो वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ से कैसे सॉल्व यानी कि ऐड किया जाता है। लेट्स से दिस इज योर बी वेक्टर एंड दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर ए वेक्टर। ये आपका ए वेक्टर हो गया और दूसरा आपका वी वेक्टर हो गया। दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल में क्या वो करते हैं, हम इस वेक्टर को हम शिफ्ट करते हैं, बट पैरेललोग्राम में हम इस वेक्टर को शिफ्ट नहीं करते। पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं, वी मेक ए पैरेललोग्राम यूजिंग दीज टू वेक्टर्स, यानी कि एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर आपका ये हो जाएगा। आपने क्या क्या किया, यूजिंग assuming the side these two vector as the side of a parallelogram you can create a parallelogram। एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, आप इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल यहां से लाइन खींचेंगे तो आपको एक बहुत इजीली एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा। अब क्या बोलता है ये लॉ कि आप इनके को इनिशियल पॉइंट, ये क्या है, को इनिशियल पॉइंट है, दिस इज अ को इनिशियल पॉइंट, जहां से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, को इनिशियल पॉइंट, both vectors are starting from this point, you draw a vector which is initiating from the co-initial point and terminating at the other vertex, यानी कि it is a diagonal। आप इस पैरेललोग्राम का एक को इनिशियल डायगोनल होगा। देखो इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होंगे, एक ये डायगोनल होगा एक ये डायगोनल होगा। तो जो को इनिशियल डायगोनल है, डायगोनल विल रिप्रेजेंट, डायगोनल विल गिव यू द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट यानी कि आपको यहां पर ए बी को कोई शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको ए को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के एंगल निकाल सकते हो और सीधे आप आर वेक्टर निकाल सकते हैं। आर वेक्टर विल बी, दिस इज आर वेक्टर एंड विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आप इधर वे में देखेंगे दिस इज नथिंग बट अ ट्राइंगल लॉ। अगर बी को आप शिफ्ट करके यहां लिखते तो भी यही रिजल्टेंट आता। बट ये एट टाइम्स कभी यूजफुल हो जाता है इफ यू डोंट वांट टू शिफ्ट द वेक्टर। अगर आपको कोई वेक्टर शिफ्ट नहीं करना है और आपको एज इट इज ही रिजल्टेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे करके पैरेललोग्राम बनाएंगे और यहां से एक डायगोनल स्टार्ट करेंगे तो वो को इनिशियल पॉइंट दे देता है। दूसरा आता है कि यहां से अगर हमें दो डिफरेंस लेना हो, अगर आपको दो वेक्टर गिवन है, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ हमें हेल्प करता है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स निकालने में, सबट्रैक्शन। यानी कि अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो यू विल गेट लाइक दिस, एक पैरेललोग्राम मिल गया। हम यहां पर एक थर्ड भी ज्वाइन कर देते हैं। अगर ये डायगोनल, हम दूसरा डायगोनल की बात करें, एक डायगोनल ने तो हमें सम दिया, अब यहां पर दूसरा डायगोनल है, लेट्स से इसको मैं लेता हूं सी वेक्टर, तो आप देखेंगे कि ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल लॉ पर वापस आए, आप देखेंगे बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों सेम फैशन में है और ए वेक्टर ऑपोजिट फैशन में है। तो इस ट्राइंगल से यू कैन कमेंट दैट ए वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आप देखेंगे ए वेक्टर, अगर हम बी वेक्टर को एलएचएस में ले आते हैं तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर, यानी कि हमें ये सी वेक्टर क्या दे रहा है, दिस इज गिविंग अस
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आपको एक डायगोनल दोनों का सम देगा और एक डायगोनल दोनों का डिफरेंस देगा। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी वेक्टर, जिस वेक्टर का एरो इसके एरो पे मीट कर रहा है वो पहले आएगा। यानी कि अगर इसका एरो नीचे की तरफ होता तो ये वेक्टर हमें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर देता। तो आपको देखना है कि डायगोनल का एरो कहां है। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि डायगोनल जो आपको देगा, डायगोनल जो वेक्टर देगा आपको, वो देगा आपको हेड माइनस टेल। जो वेक्टर हेड पर है माइनस टेल, यानी कि आप देखो इसका हेड कहां पर है, डायगोनल का हेड कहां है, ए वेक्टर पर है, और इसकी टेल कहां है, बी वेक्टर पर। तो आपको ये देने वाला है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस तरह से देने वाला है। अदरवाइज अगर आपने उल्टा बना दिया, यानी कि हेड अगर बी वेक्टर आ गया, तो आंसर आपका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। दिस विल गिव यू द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर से पहले हम जानेंगे कि अगर कोई भी ए वेक्टर है, ये अगर आपके पास ए वेक्टर है, तो व्हाट इज माइनस ए वेक्टर। तो माइनस ए वेक्टर क्या होता है, इसकी डायरेक्शन को ऑल्टर करता है। माइनस ए वेक्टर एरो को ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आपने बना दिया तो ये क्या होगा, इफ दिस रिप्रेजेंट ए वेक्टर देन दिस विल रिप्रेजेंट माइनस ए। तो अगर हमने दो वेक्टर्स का डिफरेंस निकालना है, लेट से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। So one method is finding the difference by using the parallelogram law, which is the easier way। यानी कि पैलोग्राम आपको बहुत इजी वे में आपको आंसर दे सकता है। पैलोग्राम आपको ग्राफिकल मेथड से बहुत इजी, लेट से यू नीड टू फाइंड, लेट से सी वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आपको निकालना है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बहुत इजीली आप निकालेंगे, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे एरो, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर आपको निकालना हुआ लेट से बी वेक्टर विच इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो पैलोग्राम लॉ इसका भी आंसर बहुत इजीली देता है। आप क्या करेंगे, एरो को इधर बना देंगे और ये आपका हो जाएगा डी वेक्टर, या डी वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बहुत इजीली निकलता। लेकिन अगर हमें एनालिटिकल मेथड में जाना पड़े, एनालिटिकल मेथड में अगर हमें सब्ट्रैक्शन देखना पड़े, तो हम सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। देखो, अगर अपने पास ए वेक्टर है, दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, ये एंगल इनके बीच में है एंगल थीटा। अगर मैं यहां पर माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करता हूं, दिस इज माइनस बी वेक्टर, तो आप यहां पर देखेंगे ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा। तो आई कैन से दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर is nothing but addition of a vector plus माइनस बी वेक्टर। यानी कि माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर का मेरे को ऐड करना है। माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर को आप ऐड करेंगे तो आप ट्राइंगल लॉ से भी कर सकते हैं, पैलोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से आने वाला है, बी वेक्टर आपका ये जाएगा और ए प्लस बी आपका कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि दिस विल बी योर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी कि ए माइनस बी वेक्टर। तो आप देखेंगे दिस वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम वेक्टर आएंगे। आप ऐसे हमने पैरेललोग्राम लॉ से निकाला था, हमने किस मेथड से निकाला था, पैरेललोग्राम लॉ से। पैरेललोग्राम लॉ से ये निकाला था। एनालिटिकल मेथड से हमने क्या किया, बी वेक्टर को रिवर्स कर दिया और माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर का ऐड कर दिया। और ट्राइंगल लॉ से अगर बी माइनस बी वेक्टर को आप शिफ्ट कर देते हैं तो ये आपका थर्ड साइड विल गिव यू द ए माइनस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। वी वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप इजीली यूज कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। रीजन बीइंग ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल हैं।
माइनस मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये बस डायरेक्शन रिवर्स करता है, लेंथ विल रिमेन सेम, लेंथ सेम रहती है। और यहां पर आएगा 2a टाइम्स b का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन कॉस, अब देखेंगे कि a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा है, तो हम कॉस में थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लिखेंगे। और यहां पर जो हमारे फॉर्मूले में चेंज आने वाला है इसका स्क्वायर होगा a माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा, बच्चों आपको याद होगा कॉस 180 माइनस थीटा आपको क्या देता है, माइनस कॉस थीटा देता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला माइनस ए बी कॉस थीटा। यानी कि अगर आपको सम निकालने के लिए प्लस 2ab cos थीटा यूज करना है तो डिफरेंस निकालने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंज करेंगे, यहां प्लस को माइनस चेंज कर देंगे और आपको दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो आई कैन ऑल्सो से दैट a प्लस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू b माइनस a का मैग्नीट्यूड। ये क्यों किया, क्योंकि आप इस वेक्टर को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट b माइनस a वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है। तो इस तरह से आप सबट्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबट्रैक्शन के फॉर्मूले पर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देखो 2006, 96 और 91 नीट में पूछा गया है। यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है द वेक्टर a एंड b आर सच दैट a प्लस b मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू a माइनस b मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यानी कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है। इसको एनालिटिकल मेथड से हम कर सकते हैं कि ये क्या होगा, इसका स्क्वायर अगर हम दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और इस RHS को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2ab यानी कि 2ab cos थीटा की वैल्यू 0 मिल जाएगी, यानी कि थीटा आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। तो आपका आंसर होगा 90। आप इसको पैरेललोग्राम लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको पैरेललोग्राम के अंदर आप देखें तो आपको एक डायगोनल आपको सम देता है। लेट से एक साइड आपकी रिप्रेजेंट कर रही है ए वेक्टर और दूसरी साइड इज रिप्रेजेंटिंग द बी वेक्टर। सो दिस इज ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये क्या होगा a माइनस बी होगी और ये होगा a प्लस बी। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि द ओनली पॉसिबल फिगर और ओनली पॉसिबल पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल है तो दोनों के साइड के बीच में यानी कि a वेक्टर और b वेक्टर में क्या होगा 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमें एक डायगोनल दिख रहा है जो कोइनिशियल डायगोनल है और ये हमें दूसरा डायगोनल दिख रहा है। तो दोनों डायगोनल की अगर लेंथ इक्वल है so we can say that it is a rectangle only, so we can also comment that the answer will be 90। अगेन आप देखेंगे सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। ये 16 में भी पूछा गया है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। तो आप इसको सीधे सॉल्व कर देंगे ना, यानी कि अभी आपको रिप्रेजेंट सम ऑफ टू वेक्टर्स is equals to the magnitude of sum of two vectors is equals to the magnitude of their difference। तो यहां पर ये देखते ही आप सीधे करेंगे 90 डिग्री, यानी कि सेम ही क्वेश्चन आपको 2016 में भी पूछा गया है।